भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक मनरेगा का भविष्य क्या है? ये सवाल हम अक्सर सुनते आए हैं। जी। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। ऐसा लग रहा है कि अब भविष्य का सवाल ही नहीं बचा। मनरेगा अब शायद अतीत बन रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और बदलाव शायद सही शब्द नहीं है। ये एक पूरी तरह से नई शुरुआत लगती है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी नई शुरुआत की परतें खोलना है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो जी राम जी नाम के एक नए कानून के बारे में बता रहे हैं। जी। और ये कानून मनरेगा की जगह ले चुका है। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव क्या हैं। और यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है ये। अच्छा। जैसा कि स्रोत साफ बता रहे हैं, 2005 का जो मनरेगा कानून था वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। पूरी तरह से? हाँ, कंप्लीटली रिपील्ड। इसका मतलब है कि वो पूरा ढांचा जो लगभग 2 दशकों से काम कर रहा था अब खत्म हो गया है, और उसकी जगह एक बिल्कुल नई संरचना आ गई है। और ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। मतलब ये अब देश का कानून है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए एक एक करके इन बदलावों को समझते हैं। सबसे पहली और हेडलाइन वाली बात, जी। रोजगार की गारंटी। मनरेगा की पहचान ही 100 दिन के काम की गारंटी से थी। सही बात है। तो इस नई जी राम जी व्यवस्था में उसका क्या हुआ? स्रोत कहते हैं कि ये गारंटी अब 100 दिन से बढ़कर 125 दिन की हो जाएगी। हाँ, ये सुनने में तो एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम लगता है। बिल्कुल, 25 दिन का सीधा इजाफा। जी। दिनों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी का मतलब है ग्रामीण मजदूरों के लिए ज्यादा कमाई की संभावना। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये लाभ सभी को मिलेगा। हाँ, ये एक यूनिवर्सल अपग्रेड है। किसी भी रोजगार गारंटी योजना का मकसद ही यही होता है कि गांव में लोगों के हाथ में पैसा आए। तो इस लिहाज से दिनों को बढ़ाना इस नए कानून की एक मुख्य विशेषता के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। गारंटी तो पहले 100 दिन की भी थी, पर जमीन पर हकीकत क्या थी? कई रिपोर्ट बताती थी कि लोगों को औसतन 50-60 दिन का ही काम मिल पाता था। सही बात है। तो क्या सिर्फ कागज पर दिनों की संख्या 125 कर देने से हकीकत बदल जाएगी? क्या हमारे पास उतनी प्रशासनिक क्षमता है कि हम सच में 125 दिन का काम दे पाएं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस घोषणा का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, काम की गारंटी और काम के दिनों की गारंटी में एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। अच्छा। 125 दिनों की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए पंचायतों के स्तर पर बहुत ज्यादा प्लानिंग और क्षमता की जरूरत होगी। उन्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार करने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। बिल्कुल। और ये सब उस मौजूदा व्यवस्था में करना होगा जो पहले से ही 100 दिन का लक्ष्य पूरा करने में संघर्ष कर रही थी। तो हाँ, ये एक बड़ा वादा है, पर इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे लागू करने वाला सिस्टम कितना मजबूत होता है। मतलब ये एक तरह का दांव है। अगर सफल हुआ तो ग्रामीण आय बढ़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ एक कागजी वादा रहा तो लोगों की उम्मीदें और टूट सकती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं और काम भी है, तो अगला सवाल ये है कि इन बढ़े हुए दिनों का पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे सूत्र बताते हैं कि फंडिंग मॉडल में तो जमीन आसमान का बदलाव कर दिया गया है। हाँ, और शायद इस नए कानून का सबसे कह सकते हैं कि विवादास्पद पहलू यही है। वो क्यों? देखिए, मनरेगा की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसका 90% से ज्यादा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। राज्यों पर ज्यादा बोझ नहीं था। जी। लेकिन अब नई जी राम जी व्यवस्था में ये पूरी तरह बदल गया है। स्रोत के मुताबिक अब राज्यों को कुल खर्च का 10% से लेकर 40% तक हिस्सा देना होगा। एक मिनट, 10 से 40%? ये तो बहुत बड़ी रेंज है। बहुत बड़ी। मतलब हर राज्य के लिए अलग अलग होगा। ये तो इस योजना का पूरा चरित्र ही बदल देता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ केंद्र की योजना नहीं रही, इसे हम वित्तीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, जहां केंद्र अपनी जिम्मेदारियों को राज्यों के साथ बांटता है। लेकिन इसके जमीनी असर वो तो बहुत गहरे हो सकते हैं। बहुत गहरे। सोचिए, एक आर्थिक रूप से मजबूत राज्य जैसे महाराष्ट्र या गुजरात शायद 40% का बोझ उठा भी ले, लेकिन बिहार, झारखंड या किसी उत्तर पूर्वी राज्य का क्या, जिनकी अपनी कमाई पहले से ही कम है? उनके लिए तो 10% का बोझ भी बहुत ज्यादा होगा। जी, हो सकता है उन्हें अपने स्वास्थ्य या शिक्षा के बजट में कटौती करनी पड़े।
मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका असली असर क्या होगा। क्या हम एक ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां अमीर राज्य इस योजना को और बेहतर तरीके से चलाएं और गरीब राज्य और पिछड़ जाएं? हाँ, क्या ये ग्रामीण भारत में एक नई तरह की असमानता पैदा नहीं करेगा? ये इस बदलाव का सबसे बड़ा खतरा है कि एक ही देश में एक मजदूर को मिलने वाले मौके इस बात पर निर्भर करेंगे कि उसका राज्य कितना अमीर है। बिल्कुल, ये एक राष्ट्रीय गारंटी योजना को राज्य निर्भर योजना में बदल सकता है। और इसका एक और पहलू है राजनीति। वो कैसे? अब ये केंद्र और राज्यों के बीच सियासत का एक नया मैदान बन सकता है। सोचिए, अगर किसी राज्य में केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकार है और वो राज्य अपने हिस्से का 40% पैसा समय पर नहीं दे पाता, तो योजना ठप हो जाएगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र तो आसानी से कह देगा कि हम तो तैयार थे, आपके राज्य ने काम नहीं किया। एग्जैक्टली। ये राज्यों पर एक बहुत बड़ा वित्तीय और राजनीतिक दबाव बना देगा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब जो योजना एक सामाजिक सुरक्षा कवच थी, वो अब राज्यों की आर्थिक सेहत और राजनीतिक रिश्तों पर निर्भर हो जाएगी। जी। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे अनोखे बदलाव पर आते हैं। हमारे स्रोतों में एक ऐसी शर्त का जिक्र है जो मैंने पहले किसी सरकारी योजना में नहीं सुनी। आप उस 7 दिन के पॉज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वही। स्रोत बताते हैं कि बुआई और कटाई के सबसे अहम समय में, जी, पीक सीजन में 7 दिन की एक अवधि के लिए इस योजना के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। कोई काम नहीं। और कारण ये बताया गया है कि उस समय खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी ना हो। ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। मतलब जब मजदूरों को काम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब सरकार काम नहीं देगी। हाँ, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? इसकी सीधी सोच कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। सालों से बड़े किसान और फार्मर लॉबी ये शिकायत करती आई हैं कि मनरेगा की वजह से उन्हें खेती के समय मजदूर नहीं मिलते। अच्छा, तो ये बात है। या फिर बहुत ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। ये 7 दिन का अंतराल या पॉज सीधे सीधे उस समस्या को हल करने की कोशिश है, ताकि मजदूर खेतों के लिए उपलब्ध रहें। जी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जब खेती को मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो वो सरकारी काम में न लगे हों। ये सरकारी योजना और निजी कृषि क्षेत्र की जरूरतों में संतुलन बनाने का प्रयास है। लेकिन ये संतुलन ये किसके पक्ष में है? इससे उन बड़े किसानों को तो जरूर फायदा होगा। हाँ, जिनके पास बड़ी जमीन है। लेकिन भारत के 80% से ज्यादा किसान तो छोटे और सीमांत हैं। वो तो खुद भी मनरेगा में काम करके अपनी आय बढ़ाते हैं। उनके लिए तो ये दोहरा नुकसान हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस नीति का वो पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होगी। ये बड़े जमींदारों के लिए राहत हो सकती है, लेकिन उस भूमिहीन मजदूर का क्या जो पूरी तरह से इसी गारंटी पर निर्भर है? या उस छोटे किसान का, खेती के बाद बाकी समय मनरेगा में काम करता था, उनके लिए ये 7 दिन बना आय के होंगे। और क्या इसका असर मजदूरी पर भी नहीं पड़ेगा? कैसे? मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं जो मनरेगा में काम करते थे। अब 7 दिन के लिए वो काम बंद हो गया, तो ये 100 लोग अचानक निजी काम ढूंढने निकलेंगे। सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ, जब बाजार में मजदूर ज्यादा और काम उतना ही हो, तो क्या इससे मजदूरी की दरें नीचे नहीं आएंगी? इसकी पूरी संभावना है। ये एक तरह से लेबर मार्केट में सरकार के हस्तक्षेप को अस्थायी रूप से हटाने जैसा है। अच्छा, मनरेगा ने एक तरह से ग्रामीण मजदूरी का एक न्यूनतम स्तर तय कर दिया था। अब उस 7 दिन की खिड़की में जब सरकारी विकल्प नहीं होगा, तो मजदूरों की मोलभाव करने की ताकत कम हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जी। एक तरफ काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, जो कागज पर एक बड़ा फायदा है। हाँ, दूसरी तरफ इसका खर्च राज्यों पर डालकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो अमीर और गरीब राज्यों के बीच खाई को और चौड़ा कर सकती है। बिल्कुल। और तीसरी, एक अनोखी शर्त लगाई गई है जो खेती के समय मजदूरों को सरकारी काम से दूर रखती है, जिसका फायदा बड़े किसानों को और नुकसान छोटे मजदूरों को हो सकता है। संक्षेप में कहें तो जी राम जी कानून सिर्फ मनरेगा का नाम बदलकर उसे दोबारा लॉन्च करना नहीं है। ये रोजगार गारंटी की आत्मा को ही बदल रहा है। मतलब पहले मनरेगा एक अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना थी और राइट बेस्ड, जी, जिसका एकमात्र मकसद था गरीब से गरीब व्यक्ति को काम का हक देना। अब जो नया मॉडल दिख रहा है वो एक संतुलन आधारित मॉडल है। संतुलन आधारित। हाँ, ये सामाजिक सुरक्षा, राज्यों की वित्तीय क्षमता और निजी कृषि बाजार की जरूरतों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस संतुलन को साधने की कोशिश में क्या ये अपने मूल मकसद से भटक सकता है?
यानी गरीबों को एक अनकंडीशनल सुरक्षा देने के मकसद से सामाजिक सुरक्षा को स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के साथ और भी कसकर जोड़ दिया गया है। इसके अपने फायदे हो सकते हैं, जैसे शायद स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बेहतर प्रोजेक्ट बने, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसा कि हमने चर्चा की, असमानता का बढ़ना, राजनीतिक हस्तक्षेप और मजदूरों की मोल भाव करने की शक्ति का कम होना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कानून लागू हो चुका है, तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि गारंटी शब्द का मतलब क्या रह गया है। जब कोई गारंटी इस बात पर निर्भर करने लगे कि आप किस राज्य में रहते हैं, आपका राज्य कितना अमीर है, केंद्र और राज्य के बीच कैसे राजनीतिक संबंध हैं, और साल का कौन सा महीना चल रहा है, हाँ, तो क्या वो एक सच्ची सार्वभौमिक गारंटी रह जाती है या फिर वो एक सशर्त मौका बन के रह जाती है? शायद यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसे हमें आने वाले समय में देखना और समझना होगा।